हेलो एवरीवन, आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी का जो फोर्थ चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो लेसन के नाम से उसका स्टार्टिंग कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मीनिंग क्या होता है। तो प्राइमरी का बेसिक मीनिंग होता है, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में प्राइमरी का बेसिक मीनिंग होता है द एक्टिविटीज दैट आर डिपेंडेंट ऑन नेचर। ठीक है, नेचर डिपेंडेंट एक्टिविटीज। ठीक है, सो नेचर पे जो भी डिपेंडेंट एक्टिविटीज होती है उनको प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोला जाता है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का बेसिक मीनिंग होता है बिजनेस या फिर ऑक्यूपेशंस। ठीक है, ऐसे ऑक्यूपेशंस जो डायरेक्टली नेचर पे डिपेंडेंट हो, जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, हंटिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारे के सारे जो ऑक्यूपेशंस हैं वो नेचर पे डिपेंड होते हैं। अभी वो कैसे डिपेंड होते हैं और वो कैसा हमारे एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से कनेक्शन है उनका, उन सब के बारे में हम आज के लेक्चर में देखेंगे डिटेल में। ठीक है, सो सबसे पहला एक छोटा सा मैप दिया है और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। ऐसा आपको बोर्ड में भी आ सकता है क्वेश्चंस। ठीक है, सो सपोज ये छोटा सा मैप है जहाँ पे मेजर रीजन्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज दिखाए गए हैं। और इस मैप में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक छोटा सा इंडेक्स दिया है, इसमें आपको बताया है कि जो ग्रीन कलर में वो एग्रीकल्चर के रीजन्स है। उसके बाद जो थोड़ा सा हल्का फुल्का क्रीमी कलर का है वो एनिमल हस्बेंड्री के रीजन्स है। ब्लू कलर फिशिंग दर्शाता है। जो स्टार वाला कलर है दैट शोज द माइनिंग एरियाज। और जो वुड वाला सिंबल है वो लंबरिंग एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर शोन ऑन द मैप। विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर शोन ऑन द मैप, सिंपल, यहाँ पे उसका आंसर है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, लंबरिंग, ओके, और माइनिंग। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन सिंपल है, इन विच रीजन्स डू यू फाइंड एनी डोंट फाइंड एनी एक्टिविटी, व्हाट वुड बी द रीजन। ठीक है, मैप में ऐसा कौन सा रीजन है जहां पे कोई भी एक्टिविटी आपको दिख नहीं रहा है, दैट इज अंटार्कटिका यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला जितना जो पार्ट है वो अंटार्कटिका में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। उसका रीजन क्या है, सिंपल, वहां पे कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। हम लोगों ने फर्स्ट लेसन में ही देख लिया था। उसके बाद इन विच लैटिट्यूड डू यू प्राइमरीली फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लंबरिंग एक्टिविटी। लैटिट्यूड्स का मतलब क्या होता है आपको बताता हूं। ठीक है, सपोज सपोज ये अपना अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर जो भी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, ठीक है, जो भी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उनको बोला जाता है लैटिट्यूड्स। और जो भी वर्टिकल लाइंस होती है, इन वर्टिकल लाइंस को क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, सो ये दो चीजें हैं, जो वर्टिकल लाइंस है दे आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड्स, एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है दे आर कॉल्ड एज लैटिट्यूड्स। सो अर्थ पे कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है, उनके बारे में देख लेते हैं। सपोज ये अपना छोटू सा अर्थ, और यहां पे सबसे सेंटर में जो लाइन जाएगा इट इज कॉल्ड एज इक्वेटर। ठीक है, सबसे सेंटर से जो लाइन जाएगा दैट इज इमेजिनरी लाइन, जो पूरे अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड एज इक्वेटर। ओके, उसके बाद ऊपर के साइड जस्ट यहां पे एक लाइन जाता है, थोड़ा उल्टा हो गया बेचारा, और यहां पे एक लाइन जाता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, सो सेंटर में जो लाइन जाता है, सबसे सेंटर में, अर्थ के सेंटर में, उसको इक्वेटर बोलेंगे। उसके ऊपर वाला जो मेन लाइन है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाला जो मेन लाइन है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वैसे तो बहुत सारी लाइन जाती है, लेकिन ये तीन मेजर लाइंस है जिससे हम लोग अर्थ को अच्छे से क्लासिफाई करके स्टडी कर सकते हैं। तो आगे का देखते हैं। हम लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाई इन विच लैटिट्यूड्स डू यू प्राइमरीली फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लंबरिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो अब अगर ध्यान से देखेंगे तो सबसे सेंटर में जो लाइन जा रहा है दैट इज इक्वेटर। ये जो आपको लाइन दिख रहा है,
ठीक है। और लंबरिंग एक्टिविटी का सिंबल क्या है, ये वुड वाला छोटा सा सिंबल है, तो वो कहाँ पे दिख रहा है, मेजरली ऊपर वाले लैटिट्यूड्स पे दिख रहा है। सो इन द नदर्न लैटिट्यूड्स द लंबरिंग एक्टिविटी कैन बी फाउंड, ऐसा उसका आंसर हो सकता है। उसके बाद व्हाई इज द फिशिंग ऑक्यूपेशन ओनली फाउंड इन द सर्टेन एरियाज इन द ओशंस। देखो फिशिंग एक्टिविटी का जो सिंबल है वो क्या है, ब्लू वाला लाइन, तो ब्लू वाला लाइन कहीं कहीं पे भी है, कहीं कहीं पर ही है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, इस साइड है अमेरिका के साइड, उसके बाद अफ्रीका के साउथ साइड है, यूरोप के नॉर्थ साइड है, एशिया के ईस्टर्न साइड है, और ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत कम है वगैरह वगैरह। उसका रीजन क्या है, सिंपल, ओशन में दो करंट्स होते हैं, ठीक है, एक वार्म ओशन करंट होता है, कोल्ड ओशन करंट होता है, दोनों जहां पे भी मिलते हैं, एक मिनट आपको बताता हूँ एक्सप्लेन करके। एक कोल्ड ओशन करंट होता है और दूसरा वार्म ओशन करंट होता है, ठीक है। इन दोनों का संगम या फिर मिलन जहां पे भी होगा, ठीक है, उस जगह पे एक प्लैंकटन नाम का अलगी होता है जो ग्रो करता है। प्लैंकटन का ग्रोथ होने की वजह से वहां पे फिशेस का नंबर बढ़ता है और वहीं पे फिशिंग होता है ज्यादा से ज्यादा। इसलिए ये रीजन है, जहां पे भी ओशन करंट्स पाए जाएंगे, जहां पे भी उनका मिक्सचर पाया जाएगा, या फिर जहां पे भी क्लाइमेट सपोर्ट करेगा ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन को, वहां पे क्या होगा, फिशिंग ज्यादा होगा, ऐसा। बाकी क्वेश्चंस आप आराम से घर पे चाय पीते पीते कंप्लीट कर सकते हो, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, मैप देख के आंसर देना है, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये वाला डबड़ा, इसमें क्या बताया है वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक, वन हैज बीन डन फॉर यू एज एन एग्जांपल, ऐसा बोला है। एक प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम दिया है, उसके बाद उस कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेस इंपॉर्टेंट है उसके लिए वो बताया है, और बाकी का जो कौन कौन से नेचुरल और मैनमेड फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं इसको, इस प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, वो हमको बताना है। तो एक एग्जांपल उन्होंने दिया है लाइक एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या लगेंगे, सिंपल सी बात है, लैंड लगेगा, ठीक है, उसके बाद सॉइल लगेगा, वाटर लगेगा, एयर लगेगा, सब कुछ लगेगा, तभी वो अच्छे से ग्रो कर सकता है। कौन कौन से नेचुरल फैक्टर्स है जो इस पे अफेक्ट करते हैं, तो स्लोप ऑफ द लैंड, अभी सिंपल है, स्लोप पे अगर एग्रीकल्चर करेंगे तो थोड़ा सा धोखा है, इसलिए नॉर्मली प्लेन एरियाज में एग्रीकल्चर किया जाता है। क्वालिटी ऑफ सॉइल अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद फेवरेबल क्लाइमेट होना चाहिए, रेनफॉल होना चाहिए, तभी एग्रीकल्चर अच्छे से ग्रो कर सकेगा, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है। उसके बाद इस मैनमेड फैक्टर्स अगर देखेंगे, ठीक है, मैनमेड फैक्टर्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो एक फर्टिलाइजर से, इंसेक्टिसाइड से, फार्म मशीन से, ये सारे के सारे जो चीजें हैं वो अफेक्ट करती है एग्रीकल्चर को। अगर फर्टिलाइजर अच्छा देंगे, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वगैरह देंगे, तो फिर वो एग्रीकल्चर और अच्छे से ग्रो करेगा, भले वो केमिकल फर्टिलाइजर्स हो, उसका लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट बुरा हो, लेकिन फिर भी उसकी वजह से फार्म का या फिर जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाता है थोड़ी देर के लिए, या फिर जब तक हम लोग क्रॉप सीजन ले रहे हैं तब तक, ठीक है। उसके बाद मशीन्स का यूज होने की वजह से एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ सकता है, जैसे कटिंग में, थ्रोइंग में, थ्रैशिंग में, उन सब चीज़ों में काम आता है। मतलब नॉर्मली एक बार हार्वेस्ट हो गया, ठीक है, तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे या फिर एक बार फसल पूरी तरीके से उग गई तो फिर उसका कटिंग में वगैरह मशीन्स का यूज होता है, या फिर इवन सोइंग में, मतलब बीज वगैरह बोने के लिए उसका यूज होता है मशीन्स का। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एग्रीकल्चर। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री का हम लोग खुद बता सकते हैं, जैसे कि सपोज एनिमल हस्बेंड्री के लिए कौन कौन से, वही सेम, एक लैंड इंपॉर्टेंट है, लैंड भी कौन सा, पैस्चर लैंड, क्योंकि अगर हमको एनिमल्स को पालना है तो सिंपल पैस्चर लैंड होना चाहिए, फिर ग्रास लैंड होना चाहिए, जहाँ पे जाके वो चर सकते हैं, बेचारे खा सकते हैं, ठीक है। वाटर होना चाहिए उनके लिए, सिंपल, एयर भी इंपॉर्टेंट है, सॉइल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पैस्चर लैंड, वाटर, एयर इंपॉर्टेंट। कौन कौन से नेचुरल फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, सेम, स्लोप ऑफ द लैंड, नॉर्मली यहाँ पे माउंटेन्स वगैरह चल जाएंगे, ठीक है, और क्वालिटी ऑफ जो ग्रासेस रहेगा, क्वालिटी ऑफ ग्रास इंपॉर्टेंट रहेगा, क्लाइमेट इंपॉर्टेंट रहेगा, एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो टपक जाएंगे बेचारे, ऐसा, ठीक है। मैनमेड में नॉर्मली उनको जो वाटर वगैरह अवेलेबल करा के देना, या फिर उनका अच्छा सा वो जो झोपड़ी वगैरह होता है, या फिर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गोठा बोलते हैं मराठी में, सो या फिर जो उसका शेल्टर रहेगा, इंग्लिश में, शुद्ध इंग्लिश में उसको शेल्टर बोल सकते हैं, शेल्टर वगैरह अच्छे से बना के देना चाहिए। सो ऐसे ही कुछ है। फिशिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सिंपल, वाटर इंपॉर्टेंट है,
नेचुरल फैक्टर्स, वाटर की क्वालिटी, पॉल्यूटेड वाटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, वैसे चल जाता है लेकिन नहीं होना चाहिए, बेटर रहेगा, ठीक है, फिशेस के लिए। और मैनमेड में नॉर्मली कौन कौन से जैसे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, हार्बर्स वगैरह जहाँ से फिशिंग होता है, ठीक है, या फिर जो ये रहेंगे जो एक तो हार्बर्स रहेंगे, पोर्ट्स रहेंगे वगैरह वगैरह, वो सारे जो चीज़ें हैं वो मैनमेड चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती है फिशिंग एक्टिविटी को। ओके ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आगे जो फर्स्ट प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको बताई है दैट इज हंटिंग, ठीक है। हंटिंग बहुत सालों से चलते आ रहा है, ठीक है, हजारों सालों से चलता आ रहा है, जब से इंसान ने इस दुनिया में जब कदम रखा है तब से। तो हंटिंग नॉर्मली क्यों की जाती है? टू ऑब्टेन फूड, सिंपल खाने पीने के लिए। पहले के ज़माने के लोग डायरेक्टली कच्चा खाते थे, फिर धीरे धीरे फायर का इन्वेंशन हुआ, फिर पका के खाने लगे बेचारे सब। सो अभी तो नॉर्मली कमर्शियल हंटिंग बैन है, वैसे बहुत सारे लॉज वगैरह बनाए गए हैं और हंटिंग को बैन कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ ट्राइबल लोग हैं जो हंटिंग प्रैक्टिस करते हैं फॉर देयर सबसिस्टेंस, ठीक है, उनके जीने के लिए बेसिक। एग्जाम्पल बुशमैन ऑफ कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट कहाँ पे? तो अफ्रीका नाम के कॉन्टिनेंट में है। और दूसरा अपने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में ये खूंखार, खूंखार नहीं बोल सकते लेकिन ये थोड़े से खतरनाक है। जो सेंटिनलीज, नॉर्थ सेंटिनलीज ट्राइबल लोग हैं, वहाँ पे कोई भी अगर हमारे जैसा इंसान जाए तो डायरेक्टली टपक जाता है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को उन्होंने टपकाया है। ये धनुष्य बाण से डायरेक्ट वार करते हैं, बिकॉज उनके लिए हम लोग एलियन जैसे हैं और वो बहुत ही कट ऑफ करके रहते हैं पूरी दुनिया से। तो ये अंडमान आइलैंड्स में आते हैं और ये आज भी हंटिंग वगैरह, गैदरिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। गैदरिंग वगैरह आगे देखेंगे हम लोग। सो नेक्स्ट है गैदरिंग। गैदरिंग में बेसिकली क्या किया जाता है? कलेक्शन किया जाता है फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों का, हनी का, मेडिसिनल प्लांट्स का, और उसी को खा पी के आराम से रह जाते हैं, या फिर उसको बेचा भी जाता है। सिंपल सी बात, एक तो खुद के कंजप्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर दूसरे प्रोडक्ट वगैरह बनाए जा सकते हैं, जैसे हनी वगैरह बेचा जा सकता है, ठीक है। वो जो छोटा सा प्लांट होता है उसके धागों से झाड़ू बनाया जाता है, उसके बाद रस्सी बनाई जाती है, उसके बाद पेंट वगैरह, गार्निश वगैरह, ये सब बनाया जा सकता है फॉरेस्ट रिसोर्सेज का यूज करके। सो ये नेचर पर डिपेंडेंट है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज गैदरिंग, इज कॉल्ड एज प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको एक छोटा सा डबरा दिया है, बड़ा सा, छोटा सा बड़ा सा जो भी है, और इसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बताया है, ठीक है। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट देख लेते हैं डायरेक्टली। सो इसमें अगर देखेंगे तो सबसे पहला टाइप ऑफ फॉरेस्ट में जो दिखाया है दैट इज इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, इक्वेटोरियल का मीनिंग यहाँ पे आप देख सकते हो इस मैप में। हाँ, देखो ये सेंटर में कौन सा लाइन जा रहा है, दैट इज इक्वेटर। ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इन दोनों के बीच में जो भी ये पूरा का पूरा एरिया है, ये जो जोन है, इस जोन को इक्वेटोरियल एरिया बोला जाता है। ओके, इस पूरे के पूरे जो जोन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो जोन है दैट इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल एरिया। और यहाँ पे जो भी फॉरेस्ट पाया जाएगा उसको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बोला जाएगा। और क्योंकि वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब हम लोग देखते हैं आगे, ठीक। सो एवरग्रीन का सिंपल मीनिंग होता है जो साल भर ग्रीन रहे, ठीक है, जिसके लीव्स का शेडिंग जल्दी नहीं होता, और सबका सारे के सारे, अभी सपोज छोटा सा फॉरेस्ट है तो सारे के सारे पेड़ों का जो शेडिंग ऑफ लीव्स रहेगा वो एक साथ नहीं होगा, बीच बीच में दो चार ऐसा, मतलब ऐसा दिखेगा नहीं प्रॉपरली, वो साल भर ग्रीन ही दिखाई देता है, ठीक है। अभी सिंपल सपोज 1000 पेड़ है, 1000 पेड़ में से 10 पेड़ का अगर शेडिंग हो गया तो उतना ऐसा नोटिस नहीं होगा उसका, ठीक है। उसके बाद फिर 1-2 महीने के बाद दूसरे 10 पेड़ों का हो गया तो उतना नोटिस नहीं होगा, वो दिखने में तो 1000 पेड़ ग्रीन ही दिखेंगे ऐसा, ठीक है। सो ओवरऑल ये ग्रीन दिखते साल भर, इसलिए इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट बोला जाता है। कौन कौन से रीजन्स में पाया जाता है? तो एक तो अमेजोन रिवर बेसिन इन साउथ अमेरिका, ठीक है। अमेजोन रिवर बेसिन कहाँ पे है? तो सो यहाँ पे साउथ अमेरिका नाम का छोटा सा कॉन्टिनेंट है और यहाँ से अमेजोन रिवर फ्लो करती। तो इस रिवर बेसिन के आजू बाजू में जो अमेजोन फॉरेस्ट है, जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट है, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। उसके बाद कॉन्गो रिवर बेसिन जो अफ्रीका में है, ठीक है, अफ्रीका भी यहीं पे है।
अफ्रीका में कॉन्गो रिवर है, वहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया, पपुआ न्यू ग्वानिया वगैरह वगैरह छोटी मोटी कंट्रीज में वगैरह पाया जाता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या स्पेशलिटी है इस फॉरेस्ट की? तो सबसे पहला डेंस फॉरेस्ट होता है, ये इतना डेंस होता है कि मतलब जो सनलाइट है वो जमीन तक नहीं आ सकता, इतना डेंस होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो आपस में बहुत चिपके हुए रहते हैं और बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं। और इनका जो वुड होता है वो हार्ड वुड रहता है। और जैसे कि मैंने बोला बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होता है, तो आर पार जाना मतलब सनलाइट ही जमीन तक नहीं आ पाती और उस साइड भी मतलब जंगल के अंदर तक जाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, इतना डेंस होता है वो। तो फिर एक्सेसिबिलिटी डिफिकल्ट हो जाता है जंगल के अंदर घूमना। और इनहॉस्पिटेबल क्लाइमेट होता है, मतलब क्लाइमेट थोड़ा सा खतरनाक होता है, पॉइजनस गैसेस वगैरह होती है। तो ये सारे कुछ स्पेशलिटीज है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट का। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लंबरिंग एक्टिविटी। ऐसे फॉरेस्ट में लंबरिंग एक्टिविटी कैसे होगा? सिंपल सी बात है, डेंस फॉरेस्ट है तो फिर इनएक्सेसिबिलिटी बढ़ेगा, मतलब इनएक्सेसिबिलिटी मतलब अंदर तक जा नहीं सकते। अंदर तक जा नहीं सकते तो ट्रेडिशनल मेथड यूज करना पड़ता है। अभी डायरेक्टली मशीन लेकर ट्रैक्टर लेकर अंदर नहीं जा सकते ना, सिंपल पेड़ नहीं काट सकते ज़्यादा से ज़्यादा। तो ट्रेडिशनल मेथड जस्ट कुछ किनारे किनारे के जो पेड़ है वो काटे जाते हैं। और कुछ इंसेक्ट्स कुछ रेप्टाइल्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे एनाकोंडा वगैरह पाया जाता है इस फॉरेस्ट में। मेजोरिटी फॉरेस्ट में नहीं, लेकिन अमेजोन फॉरेस्ट में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हार्डवुड इज कंपैरेटिवली लेस इन डिमांड देन सॉफ्टवुड। नॉर्मली लोगों को हार्डवुड कम चाहिए, सॉफ्टवुड का डिमांड ज़्यादा रहता है अलग अलग फर्नीचर या फिर जो गिटार वगैरह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ मेनी स्पीसीज इन वन रीजन अनप्रॉफिटेबल, बहुत सारे स्पीसीज रहती है, प्लांट स्पीसीज भी और एनिमल स्पीसीज भी। तो वो जो मेजरली जिस वुड की जरूरत होती है उस वुड के जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं, सो इट इज अनप्रॉफिटेबल, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे तो ये नीचे वाले डबरा हमको कंप्लीट करना है। जैसे टाइप ऑफ फॉरेस्ट दिया है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल मतलब वही सेम अभी जो हम लोगों ने देखा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया रहता है दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल, ठीक है। तो ट्रॉपिकल जोन में एक तो एवरग्रीन फॉरेस्ट भी पाया जाएगा जो हमेशा ग्रीन रहेगा, दूसरा डेसिडियस फॉरेस्ट पाया जाएगा। अभी आपको तीनों दिखा देता हूँ, बेटर रहेगा। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट कुछ ऐसा दिखता है, एकदम डेंस रहेगा। देखो पेड़ों के बीच में गैप बहुत कम है, नीचे भी छोटे छोटे मोटे पेड़ होते हैं, ठीक है। और ऊपर इतने डेंस फॉरेस्ट होता है, कैनोपी इतना ज्यादा डेंस होता है कि सनलाइट नीचे तक नहीं आ पाता, ठीक है। नेक्स्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ये ऐसा है, दिखता है कुछ, यहाँ पे गैप्स वगैरह रहता है, सनलाइट नीचे तक आ सकता है। और इसकी स्पेशलिटी ये है, डेसिडियस का मीनिंग होता है साल में एक सीजन में इसके पत्ते झड़ जाएंगे, सिंपल, ठीक है। साल में एक सीजन ऐसा रहेगा जिसमें नॉर्मली समर सीजन रहता है या फिर ऑटम का सीजन रहता है, जहाँ पे इसके पत्ते पूरे झड़ जाते हैं सारे फॉरेस्ट के, और ये भी बेचारा बिना कपड़ों का हो जाता है। और थर्ड जो है दैट इज कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट ये कौन शेप का होता है? क्रिसमस ट्रीज देखे होंगे आप लोगों ने, क्रिसमस ट्री जैसा जो शेप होता है वो इस फॉरेस्ट का होता है, ओके। सो इस तरीके से ये तीन टाइप के फॉरेस्ट है, एक एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हमेशा ग्रीन रहता है, डेसिडियस फॉरेस्ट जिसके पत्ते या फिर लीव्स साल में एक बार एक सीजन में झड़ जाते हैं, और ये जो कॉनिफेरस ट्रीज है दैट लुक लाइक क्रिसमस ट्रीज। और जो कोन शेप के ट्रीज होते हैं दे आर फाउंड इन नॉर्मली हिमालयन रीजन्स वगैरह, ठीक है, मतलब जो कोल्ड रीजन्स रहेंगे वहां पे ये मिलते हैं। तो डेसिडियस फॉरेस्ट जो मॉनसून टाइप के रहेंगे, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, वो हम लोगों ने देख लिया उसका लोकेशन कहाँ पे रहेगा, ठीक है। उसके फॉरेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए कि वो साल में एक सीजन में उसके पत्ते झड़ जाते हैं, और लंबरिंग एक्टिविटी के लिए वो अच्छा रहता है, गुड, इट इज गुड, सिंपल। इसमें बहुत टीक वगैरह साल वगैरह बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट में जो अच्छा वुड प्रोवाइड करते हैं, तो उसका लंबरिंग होता है, ठीक है। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, उसी डायग्राम को फिर से देख लेते हैं। अभी ध्यान से देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर एक लाइन होता है जो इंपॉर्टेंट है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे भी और एक लाइन होता है जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज दे आर कॉल्ड एज टेम्परेट एरियाज, ठीक है। इनको टेम्परेट एरियाज बोला जाता है। ये नॉर्थ टेम्परेट और ये साउथ टेम्परेट। तो इस तरीके से दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है एरियाज को, ठीक है। टेम्परेट एरियाज, नॉर्थ टेम्परेट, साउथ टेम्परेट, उसके ऊपर फिर डायरेक्टली पोलर एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो टेम्परेट रीजन में जो भी फॉरेस्ट फाउंड होते हैं उनको टेम्परेट फॉरेस्ट बोला जाता है।
टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, वहां पे भी वो एरिया टेम्परेट है, लेकिन फॉरेस्ट कौन सा मिल रहा है? डेसिडियस, जो साल में एक बार उसके पत्ते झड़ जाते हैं। उसके बाद टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट, इसका वुड जो रहेगा वो बेस्ट माना जाता है, ठीक है, बेस्ट माना जाता है। और ये रीजन्स कौन से रीजन्स में पाया जाएगा? जैसे कॉनिफेरस फॉरेस्ट नॉर्मली जो हिमालयन रीजन्स है या फिर कोल्ड रीजन्स है वहां पे पाया जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इसकी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में ये जो फॉरेस्ट रहता है ये सॉफ्ट वुड रहता है और इसका डिमांड ज्यादा रहता है, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट है फिशिंग। फिशिंग के ऊपर जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं ये एक्टिविटी के ऊपर, वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, along which coast of North America is the Grand Bank located? ठीक है, इसका आंसर आपको उस मैप में दिखाई देगा जहां पे हम लोगों ने वो मैप देखा था। सो ये मैप को देख सकते हो, यहाँ पे फिशिंग, हाँ, क्वेश्चन क्या था बेचारे का? ग्रैंड बैंक कहाँ पे लोकेटेड है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था ना बेचारे, वो देख लो। along which coast of North America is the Grand Bank located? सो इसका आंसर यहाँ पे दिखेगा, देखो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये ग्रैंड बैंक है। सो ग्रैंड बैंक कौन से कोस्ट पे है? ईस्टर्न कोस्ट, सिंपल। उसका आंसर क्या है? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका द ग्रैंड बैंक इज लोकेटेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, along which coast of South America is the fishing mostly practice? साउथ अमेरिका के कौन से कोस्ट पे फिशिंग मोस्टली प्रैक्टिस होता है? तो इसका आंसर साउथ अमेरिका यहाँ पे है, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे नॉर्मली ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। यहाँ पे देखो फिशिंग का लाइन है, ये ब्लू लाइन इधर है और ये ब्लू लाइन इधर है, तो इस वाला ईस्टर्न कोस्ट पे कम हो रहा है और लेकिन वेस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा हो रहा है। तो कौन से कोस्ट पे ज्यादा हो रहा है यही पूछा था आंसर, तो उसका आंसर वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली बाकी के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है। इन विच पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट हैज फिशिंग एक्टिविटी डेवलप, मतलब कौन से ऑस्ट्रेलिया के कौन से पार्ट में फिशिंग एक्टिविटी डेवलप है? तो उसका आंसर सिंपल ईस्टर्न कोस्ट पे है, ईस्टर्न पार्ट, ऐसे। उसके बाद इसको साइड में करते हैं। सो वन अदर फैक्टर्स विच आर फेवरेबल इन द डेवलपमेंट ऑफ फिशिंग आर, जो बाकी के फैक्टर्स है उसमें सबसे पहले तो कुछ लोग होते हैं जिनके ट्रेडिशनल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फिशिंग में, जैसे कि चाइनीज और जापानीज लोग, उनको फिशिंग बहुत ही अच्छी तरीके से आता है ट्रेडिशनल मेथड से, लेकिन फिशिंग एक्टिविटी और डेवलप किया जा रहा है आजकल। उसके बाद नॉर्मली कुछ आइलैंड कंट्रीज होती है, जैसे कि तो अपना जापान हो गया, मालदीव्स हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन किस पर डिपेंड होती है? फिशिंग पे, क्योंकि लैंड ज़्यादा नहीं होता, छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे आजू बाजू में ओशन वाटर होता है, तो फिर आराम से फिशिंग किया जा सकता है। उसके बाद एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट ऑक्यूपेशन, तो बाकी जहाँ पे जो आइलैंड कंट्रीज होती है वहाँ पे मेनली फिशिंग ही किया जाता है, बाकी ऑक्यूपेशन करने के लिए उतना अपॉर्चुनिटी नहीं होता, चांस नहीं होता, इसलिए लोग वही करते हैं। और टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्नोलॉजी आजकल बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से हम लोग फिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से तरीके से कर सकते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रिक करंट वगैरह दिया जाता है बेचारों को मारने के लिए, फिशेस को, तो वो एक है फिशिंग बढ़ाने का तरीका। ब्रोकन कोस्टलाइन प्रोवाइड्स एक्सेलेंट पोर्टल फैसिलिटीज। ब्रोकन कोस्टलाइन मतलब सपोज करो ये अपना साउथ इंडिया है और ये ऐसा अगर ब्रोकन कोस्टलाइन रहेगा, सपोज यहाँ पे ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है और ये इंडियन ओशन है, तो तीनों साइड से अपना कोस्टलाइन है। तो ये अगर ब्रोकन कोस्टलाइन रहेगा ऐसा, ठीक है, मतलब आगे जिगजैग मैनर में वगैरह रहेगा, तो फिर वहाँ पे पोर्ट्स वगैरह बनाया जा सकता है। अगर ये डायरेक्ट ऐसे शार्प रहेगा तो फिर बनाने में, पोर्ट्स बनाने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ऐसे। देन कोल्ड क्लाइमेट इन टेम्परेट रीजन्स फैसिलिटेट्स प्रिजर्वेशन ऑफ फिश। अभी सिंपल सी बात है, टेम्परेट हम लोगों ने देखा था, ठीक है,
ये जो टेम्परेट रीजन होता है यहाँ पे अगर फिशिंग हो रहा है तो फिर यहाँ पे उस फिशेस को प्रिजर्व भी किया जा सकता है आराम से, इसलिए दैट फैसिलिटेट्स प्री फिश प्रिजर्वेशन, ऐसा बोला गया है। उसके बाद क्या है लास्ट में, नियर बाय फॉरेस्ट प्रोवाइड्स वुड फॉर शिप बिल्डिंग। अभी सिंपल सी बात है, अगर ऐसे कंट्रीज में ये रहा, सपोज आइलैंड कंट्रीज है, यहाँ पे फिशिंग तो मेनली होता ही है, और वहाँ पे छोटा मोटा फॉरेस्ट वगैरह रहा तो आजू बाजू वाला जो फॉरेस्ट रहेगा वहाँ से वुड वगैरह लेके ले सकते हैं, और उस वुड का यूज फिश बिल्डिंग या सॉरी शिप बिल्डिंग के लिए किया जा सकता है। शिप्स वगैरह बनाए जा सकते हैं, बोट्स वगैरह बनाए जा सकते हैं, ताकि अंदर तक जाके हम लोग फिशिंग कर सकें। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर डिपेंड होता है फिशिंग एक्टिविटी कितना ज़्यादा डेवलप होगा। ओके ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि एनिमल्स को पालना, ठीक है, जो पेट एनिमल्स होते हैं या फिर नॉर्मली पेट एनिमल्स नहीं, मतलब एनिमल्स को जो कमर्शियल बेसिस पे जो पालना होता है दैट इज कॉल्ड एज एनिमल हस्बेंड्री। जैसे कि गोट्स हो गए, ठीक है, शिप्स हो गए, उसके बाद गाय हो गया, बैल हो गया, ठीक है, उसके बाद बफेलोज हो गए, वो सारे के सारे जो एनिमल्स हो गए, पिग्स हो गए, वो सारे के सारे जो अलग अलग एनिमल्स को हम पालते हैं फॉर द कमर्शियल पर्पस, उसको बोला जाता है एनिमल हस्बेंड्री। सो इसमें एक मैप दिया है आगे, एनिमल हस्बेंड के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। ये जो मैप हम लोगों ने पहले भी देखा है, ठीक है, और एनिमल हस्बेंड्री में सबसे पहला जो क्वेश्चन है इस मैप से रिलेटेड, दैट इज डू यू थिंक देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द एनिमल हस्बेंड्री एंड ग्रासलैंड्स? यस, डेफिनेटली, सिंपल। जहाँ पे ग्रासलैंड रहेंगे, जहाँ पे एनिमल्स को चरने के लिए अच्छा सा ग्रासलैंड रहेगा, वहीं पे एनिमल हस्बेंड्री ज्यादा से ज्यादा डेवलप होगा। सेकंड क्वेश्चन, इन विच कॉन्टिनेंट इज द एनिमल हस्बेंड्री नॉट प्रैक्टिस ऑन अ लार्ज स्केल? कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री लार्ज स्केल पे नहीं होता? तो एनिमल हस्बेंड्री का जो कलर है वो थोड़ा सा क्रीमी कलर है, तो जहाँ पे भी कम दिखाई दे आपको वहाँ पे लार्ज स्केल पे नहीं होता, ऐसा बोल सकते हैं, सिंपल। अफ्रीका में नहीं होता, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड डू एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर कोइंसाइड? तो सिंपल, कौन से दोनों जो है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों जहां पे है वो कॉन्टिनेंट्स का नाम बताना है आपको। जैसे यहाँ नॉर्थ अमेरिका ग्रीन कलर भी दिख रहा है, क्रीमी कलर भी दिख रहा है, मतलब एग्रीकल्चर भी है और एनिमल हस्बेंड्री भी है। और अब यूरोप में भी दोनों है, एशिया के साउथ साइड में भी दोनों है, साउथ अमेरिका में कम है वैसे, आपको एनिमल हस्बेंड्री ज़्यादा दिखाई देगा, एग्रीकल्चर कम दिखाई देगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है, ठीक है। सो हम लोग बोल सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये कॉन्टिनेंट्स है जहाँ पे दोनों कोइंसाइड हो रहा है। ओके, सो बाकी सिंपल है, आप देख सकते हो। और इसमें मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है, एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो नॉर्मली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है, ठीक है, वही अपना पुराना जो डायग्राम है अगर हम लोग देखें तो सो ये अपना छोटा सा अर्थ, और अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर, ठीक है। सो इक्वेटर के ऊपर वाला जो हेमिस्फेयर रहता है, ये अगर इक्वेटर हो जाएगा तो इसके ऊपर वाला, नॉर्मली ये पूरा का पूरा जो अर्थ है वो स्फेयर जैसा है, तो उसको हाफ डिवाइड करेंगे तो हेमिस्फेयर बन जाएगा, तो ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बन जाएगा, और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फेयर बन जाएगा। ओके, सो इस तरीके से दो हेमिस्फेयर है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमको ज्यादातर देखने को मिलता है एनिमल हस्बेंड्री, ये इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्से में। देखो मैप में देख सकते हैं आप लोग आराम से कि जो क्रीमी एरियाज है वो ऊपर ज्यादा है, नीचे कम है। सो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा लोकेटेड है, और स्पेशली जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा एनिमल हस्बेंड्री क्यों होता है, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ ग्रासलैंड वहां पे ज्यादा है, ग्रासलैंड ज्यादा है इसलिए एनिमल हस्बेंड्री ज्यादा है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एनए मतलब नॉर्थ अमेरिका, एसए मतलब साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे कमर्शियल बेसिस पे थोड़ा बहुत एनिमल हस्बेंड्री होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज माइनिंग। ओके, माइनिंग में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला जियोलॉजी, जियोलॉजी मतलब जिस भी जगह पे हम लोग माइनिंग कर रहे हैं वहाँ का ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कैसा है, वहाँ पे ज्योग्राफिकल जो एरिया है वो कैसा है। जैसे हिमालयाज में माइनिंग नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो वहाँ की जियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, वहाँ के स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज और माउंटेन्स, उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो कहीं पे भी डायरेक्टली माइनिंग नहीं किया जा सकता, अगर वो कोई बंजर जमीन है वहाँ पे अगर माइनिंग करना है तो कर सकते हैं ऐसा। सो जियोलॉजी एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखा जाता है कि वैल्यू कितनी है, ठीक है, उस जो भी सोना चांदी, सोने की वैल्यू ज़्यादा होगी, चांदी की वैल्यू कम होगी, कॉपर की और कम होगी। सो वैल्यू के हिसाब से भी माइनिंग किया जाता है।
क्लाइमेट के हिसाब से, कैपिटल पैसे के हिसाब से भी माइनिंग किया जाता है। अगर पैसा ज़्यादा मिल रहा, पैसा ज़्यादा लग रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा सोचते हैं लोग, और अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम लग रहा है तो फिर कर सकते हैं आराम से। टेक्नोलॉजी किस लेवल की यूज़ करनी है वो देखा जाता है। स्किल लेबर होनी चाहिए माइनिंग करने के लिए, किसी को भी मुंह उठा के नहीं ले जा सकते, ठीक है। सो ये उसके बाद ये जो छोटू सा इंसान है, हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली माइनिंग करने के बाद जो भी मिनरल्स मिलते हैं हमको, उसका यूज या तो ज्वेलरी बनाने के लिए, जैसे सोने का चांदी का ज्वेलरी बनाया जाता है, या तो टूल्स बनाने के लिए, या फिर यूटेंसिल्स मतलब भांडी कुंडी जो रहता है, ठीक है, बर्तन वगैरह बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और इन तीनों का एक संबंध है, रिलेशन है। एम मतलब माइनिंग, माइनिंग होगा तो इंडस्ट्रीज बढ़ेगा। आई मतलब इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज बढ़ेगा तो डेवलपमेंट होगा। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइनिंग होगा किसी भी जगह पे तो आजू बाजू में उससे रिलेटेड, जो अभी सिंपल आयरन का माइनिंग हुआ तो स्टील का इंडस्ट्री बढ़ेगा, स्टील का इंडस्ट्री बढ़ेगा तो फिर वहाँ का रोड्स, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐसा धीरे धीरे आता जाएगा, और फिर धीरे धीरे वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी और उस एरिया का पूरा डेवलपमेंट होगा। सो ये तीनों चीजें कनेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक एग्रीकल्चर के बारे में देखते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या क्या देखने वाले। सबसे पहला यहाँ पे इमेज दिया है, आपको जोड़ी लगाने के लिए बोला गया था टेक्स्ट बुक में, मैंने जोड़ी लगा दिया आपके लिए, आप डायरेक्टली जस्ट समझो क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह का कल्टीवेशन दिख रहा है आपको। सो यहाँ पे किसी भी एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर के टाइम में अगर फ्रूट्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल मतलब जस्ट शो के लिए लगाए गए प्लांट्स वगैरह होंगे, अगर उसका प्रोडक्शन होता है ऑन अ कमर्शियल स्केल, कमर्शियल पर्पज के लिए, तो उसको फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप के एग्रीकल्चर को फ्लोरिकल्चर बोला जाता है, जहाँ पे जो फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, ठीक है, और जो मेडिसिनल प्लांट्स है उनका कल्टीवेशन होता है। उसके बाद यहाँ पे मैनुअल लेबर का ज़्यादा यूज होता है, मैकेनाइजेशन का भी थोड़ा बहुत यूज होता है, मशीन्स का यूज थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मैनुअल लेबर मतलब इंसान लोगों का एज ए लेबर यूज ज़्यादा किया जाता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट और टेम्परेट रीजन्स, ठीक है। ट्रॉपिकल हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच वाला एरिया, टेम्परेट उसके ऊपर वाला एरिया, ठीक है। उसके बाद मेडिटेरेनियन का क्लाइमेट मतलब जो मेडिटेरेनियन सी है उसके आजू बाजू में जो भी छोटी छोटी कंट्रीज है, जैसे कि स्पेन है, पुर्तगाल है, उसके बाद इजिप्ट है, उसके बाद इजराइल है, इटली है, फ्रांस है, ऐसे सारे जो छोटे छोटे कंट्रीज है, ठीक है, जो मेडिटेरेनियन रीजन के आजू बाजू में होते हैं, ठीक है। तो उन सारी कंट्रीज को मेडिटेरेनियन क्लाइमेट वाले कंट्रीज बोला जाता है, और वहां पे ये प्रैक्टिस किया जाता है। तो नेक्स्ट अगर देखेंगे तो फ्लोरिकल्चर के बाद मार्केट गार्डनिंग है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे गार्डन जैसा बनाया जाता है, एक छोटू सा फार्म, उसको मार्केट गार्डनिंग बोलते हैं। ये मॉडर्न टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है, जहाँ पे ये नॉर्मली अर्बन पीपल जो रहेंगे, ठीक है। सो अर्बन पीपल के लिए ये मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जाता है फ्रॉम द लिमिटेड एरिया, मतलब छोटे से एरिया पकड़ा जाता है और वहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन करने की कोशिश की जाती है। ये नॉर्मली कहाँ पे पाया जाता है? फ्रिंज एरियाज में। फ्रिंज एरियाज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फ्रिंज एरियाज मतलब सपोज एक अर्बन एरिया है और एक रूरल एरिया है, उन दोनों के बीच में जो एरिया रहता है उसको बोलते हैं फ्रिंज एरिया, ठीक है, रूरल और अर्बन के बीच वाले एरिया। यहाँ पे ये नॉर्मली उगाया जाता है, और कैपिटल का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, पैसे का यूज़ ज़्यादा होता है, मैनुअल लेबर का यूज़ होता है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ की जाती है। ऑर्गेनिक मतलब जो शुद्ध फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको भी यूज़ किया जाता है, केमिकल मैन्योर्स को भी यूज़ किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स। और ऐसी जगह पे किया जाता है जहाँ पे ओवरनाइट सप्लाई हो सके। मतलब सपोज अभी सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर सप्लाई, अब अगर यहाँ पे मार्केट गार्डनिंग करेंगे इस एरिया में, फ्रिंज एरियाज में, तो फिर यहाँ से सप्लाई करने में, शहरों में सप्लाई करने में ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि वो नज़दीक रहेगा। ओवरनाइट सप्लाई होने चाहिए बाय द ट्रक्स, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, एग्स, मीट, फिश, इन सब का सप्लाई हो सकता है, ठीक है। सो स्पेशली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाए जाते हैं, और ये नॉर्मली हाईली इंडस्ट्रियलाइज और डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में ज़्यादातर किया जाता है, बिकॉज वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होता है फ्रूट्स वेजिटेबल्स का, और फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स चाहिए होता है। तो बाजू में ही, अर्बन एरिया के जिस बाजू में, फ्रिंज एरिया में वो उगाया जाता है और उसको सप्लाई किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, देखिए, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स फ्रॉम, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स फ्रॉम खेड़े, शिवापुर एंड सासवड़ आर बॉट टू पुणे। पुणे के बाजू में सासवड़ करके छोटा सा एरिया है, फ्रिंज एरिया, वहां पे सब कुछ उगाया जाता है मार्केट गार्डनिंग से, और फिर पुणे जो मेन सिटी है वहां सप्लाई किया जाता है। सो
फ्रिंज एरिया से अर्बन एरिया में सप्लाई किया जाता है थ्रू द मार्केट गार्डनिंग। ठीक है, तो ये हो गया, ये आप मैच कर सकते हो आराम से। ठीक है, ये टाइप ऑफ एग्रीकल्चर नंबर कितना है 6, यहाँ पे टाइप ऑफ एग्रीकल्चर नंबर कितना है 5। उसके बाद जो थर्ड है दैट इज इंटेंसिव कमर्शियल एग्रीकल्चर। यहाँ पे नॉर्मली बहुत ही लार्ज लेवल पे एग्रीकल्चर किया जाता है, मशीन्स का वगैरह यूज किया जाता है। तो इसको भी, इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहला लार्ज साइज ऑफ द फार्म होता है यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज कैपिटल इंटेंसिव, मतलब यहाँ पे पैसा ज्यादा यूज किया जाता है। मोनोकल्चर होता है, एक ही क्रॉप लार्ज एरिया में यूज किया जाता है, उसको मोनोकल्चर बोलते हैं। उसके बाद यूज ऑफ मशीनरी होता है। कल्टीवेशन एंड कमर्शियल एनिमल हस्बेंड्री इज डन टुगेदर, मतलब एग्रीकल्चर भी किया जाता है और साइड बाय साइड एनिमल हस्बेंड्री भी किया जाता है। ठीक है, पर हेक्टर लो बट पर कैपिटल इनकम इज हाई, मतलब हेक्टर के हिसाब से पूरे, मतलब एकर्स वगैरह होता है ना लैंड को जिसको काउंट करते हैं, लैंड को जिसमें हम लोग काउंट करते हैं वो हेक्टर एकड़ वगैरह वगैरह। सो पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी कम होता है, लेकिन पर पर्सन इनकम देखेंगे जो ये फार्मर प्रैक्टिस कर रहा है उसको पर कैपिटल इनकम या फिर पर पर्सन इनकम बहुत ज़्यादा मिलता है। और ये नॉर्मली कहाँ पे पाया जाता है, ग्रासलैंड एरियाज में, जैसे कि टेम्परेट ग्रासलैंड याद आ रहा होगा आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे वाला जो हिस्सा था, दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो टेम्परेट एरिया, यहाँ पे ग्रासलैंड जैसे टेपीज, प्रेरीज, डाउन्स, पंपास, बेल्ट्स, ये अलग अलग ग्रासलैंड्स है। जैसे स्टेपीज अपना नॉर्थ अमेरिका में है, प्रेरीज एशिया में है, डाउन्स है, पंपास साउथ अमेरिका में है, वेल्ट्स अफ्रीका में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। सो इसे अलग अलग ग्रासलैंड्स है अलग अलग जगहों पे। वीट और मेज आर द मेजर क्रॉप्स। ठीक है, इस एग्रीकल्चर में मेनली 2 क्रॉप्स उगाए जाते हैं, वीट और मेज। ठीक है, मेज मतलब कॉर्न, मक्का। उसके बाद आगे देखेंगे तो नेक्स्ट जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन मतलब आप देख सकते हो टी, कॉफी, ऐसे जो, या फिर ग्रेप्स हो गए, बनानास हो गए, ऑरेंजेस हो गए, इनका प्लांटेशन किया जाता है। तो यहाँ पे नॉर्मली ये लार्ज फार्म साइज होता है, कैपिटल इंटेंसिव होता है। मोनोकल्चर मतलब सिंगल क्रॉप उगाया जाता है, या तो टी, या तो कॉफी, या तो बनानास, या तो ऑरेंजेस वगैरह वगैरह। लोकल लेबर, जैसे यहाँ पे टी प्लांटेशन में लोकल लेबर को वो पिक करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर उनको करवाया जाता है उनसे। क्रॉप इज वेल मैनेज फॉर क्वालिटी एंड प्रोसेसिंग, क्योंकि ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के क्रॉप्स होते हैं। टी कॉफी को एक्सपोर्ट किया जाता है, इसलिए अच्छा खासा उसकी क्वालिटी देखी जाती है। पर हेक्टर अगर यील्ड या फिर उसका प्रोडक्शन देखेंगे तो लो होता है, लेकिन टोटल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। हेक्टर के हिसाब से देखेंगे तो लो रहेगा, लेकिन टोटल प्रोडक्शन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रहेगा। उसके बाद एक बार अगर प्लांटेशन हो गया तो फिर ये 10 से 15 सालों तक नॉर्मली रिटर्न्स देता है। ठीक है, टी, कॉफी, रबर, कोकोआ, कोकोआ मतलब जिससे चॉकलेट पाउडर बनाते हैं वो सब इसमें आ जाएगा। एग्जाम्पल अपने जो टी, कॉफी, रबर, कोकोआ, स्पाइसेस प्लांटेशन केरला में होते हैं। ठीक है, कैशूनट प्लांटेशन कोकन रीजन में होता है। कैशूनट मतलब काजू, सिंपल। और हम लोग बहुत सारे दूसरे देशों में भी ये प्लांटेशन होता है, मलेशिया, इंडिया तो अपना ही है, श्रीलंका, ब्राजील वगैरह। ठीक है, तो ये सब दिया है। कैरिबियन आइलैंड्स, फिलीपाइंस, थाईलैंड, वियतनाम, इन सारी जगहों पे ऐसे जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है वो होता है। आई होप आपको इधर तक पूरा क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है दैट इज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। यहाँ पे नॉर्मली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसिस्टेंस मतलब सिर्फ खुद के लिए, छोटे मोटे, मतलब अपने परिवार के लोग, आजू बाजू वाले लोगों के लिए उगाया जाता है, ज़्यादा ऐसा कमर्शियल लेवल पे नहीं उगाया जाता। मैक्सिमम एल्ड फ्रॉम स्मॉल लैंड। ठीक है, फूड क्रॉप्स होते हैं यहाँ पे, मेनली खाने पीने की क्रॉप, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, वगैरह वगैरह। मैनुअल लेबर होता है यहाँ पे, एनिमल्स का भी यूज़ किया जाता है बीच बीच में। और ये कहाँ कहाँ पे होता है, चाइना, इंडिया, जापान वगैरह वगैरह, इन सारी छोटी मोटी कंट्रीज में ये एग्रीकल्चर किया जाता है। स्पेशली इसमें राइस मेन क्रॉप है। राइस, जैसे कि ये बाजू में जो आपको दिख रहा है इमेज में, वो राइस कल्टीवेशन का ही इमेज है। तो इसको सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड थोड़े बहुत फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहला, नंबर ऑफ पीपल इन द एग्रीकल्चर एशिया और अफ्रीका में मैक्सिमम है। एशिया में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर किया जाता है, उसके बाद अफ्रीका का नंबर आता है। उसके बाद ये जो 3 कॉन्टिनेंट्स है, एक अपना यूरोप है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये तीनों कॉन्टिनेंट्स में एग्रीकल्चर तो ज्यादा होता है, लेकिन पॉपुलेशन कम एंगेज है। एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा लेवल पे प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर का, लेकिन बहुत कम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, ऐसा। उसके बाद लास्ट में ये है थोड़ा, इसमें फिजिकल फैक्टर जो है और सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है, जो एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में बताया है। तो सबसे पहला जो है क्लाइमेट, टोपोग्राफी, सॉइल, वाटर।
किसी भी जगह पे अगर हमको क्रॉप्स उगाना है तो वहाँ का क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए। जैसे अभी सिंपल सी बात है, राजस्थान में हम लोग गुलाब नहीं उगा सकते, ठीक है, और कश्मीर में हम लोग भाजी नहीं उगा सकते, मतलब जो माउंटेनस एरियाज है, और हम लोग महाराष्ट्र में टी नहीं उगा सकते हैं। ऐसे अलग अलग जगहों का जो क्लाइमेट रहेगा वो अलग अलग क्रॉप्स के लिए सपोर्टिव रहता है, ठीक है। जैसे कश्मीर में एप्पल उगाया जा सकता है क्योंकि वो सपोर्ट करता है एप्पल के प्रोडक्शन को। आसाम में टी उगाया जा सकता है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट उसके लिए सूटेबल है। महाराष्ट्र में ज्वार बाजरा उगाया जा सकता है बिकॉज यहाँ का क्लाइमेट उसके लिए सूटेबल है। सो क्लाइमेट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद टोपोग्राफी, मतलब माउंटेन्स वगैरह कैसे है, प्लेन एरिया है कि नहीं, प्लेन एरिया में ज़्यादा एग्रीकल्चर हो सकता है अच्छे से, माउंटेन एरिया में नहीं हो सकता। उसके बाद सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए, वाटर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। ये सारे कुछ फैक्टर्स है, फिजिकल फैक्टर जो डिपेंड, जिसके ऊपर डिपेंड होता है एग्रीकल्चर कितना अच्छा होगा। देन इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स। इकोनॉमी मतलब पैसे से रिलेटेड, सोशल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड या फिर आजू बाजू के एरिया से रिलेटेड। जैसे लेबर इंपॉर्टेंट होता है काम करने के लिए एग्रीकल्चर में, मार्केट भी होना चाहिए। हम लोग जो भी उगा रहे हैं वो लोगों तक पहुंचाने के लिए मार्केट तो होना चाहिए ना, सिंपल। कैपिटल होना चाहिए खेती करने के लिए, पैसा तो होना चाहिए जेब में, कोई भी खेती करने के लिए किसी भी टाइप का। अभी हम लोग जो भी उगा रहे हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या फिर मार्केट तक ले जाने के लिए, शॉप्स तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सुविधा अच्छी होनी चाहिए। स्टोरेज फैसिलिटीज होनी चाहिए, अगर फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह है तो उनको स्टोर करने के लिए अच्छी फैसिलिटीज होनी चाहिए, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पॉपुलेशन भी होनी चाहिए, जो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पॉपुलेशन काम करना चाहिए एग्रीकल्चर में, और खरीदने वाली पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ओनरशिप भी डिपेंड करता है, ओनरशिप प्राइवेट ओनरशिप है, पब्लिक ओनरशिप है। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट का ओनरशिप है या प्राइवेट ओनरशिप है, या फिर एक अकेला इंसान बहुत ज़्यादा खेती चला रहा है, या फिर बहुत सारे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एक ग्रुप बना के पूरा का पूरा 50-100 एकड़ का खेती हैंडल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उस एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कौन से लेवल पे जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको इतना पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो क्लियर है। तो अपना 4th चैप्टर पूरा वन शॉट में क्लियर हो चुका है, ठीक है। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच।